हेलो ट्रैवल्स। तो आप आज देखने जा रहे हैं व्हाट आर कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब लास्ट वीडियो हमने देखा था कि व्हाट आर एसिटाइल कोलिन क्या होता है, कौन से टाइप के हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, और उसके बेसिक्स कौन कौन से इफेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अब के वीडियोस में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कोलिनर्जिक ड्रग्स। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनर्जिक ड्रग्स? कोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब जो किसी भी तरीके से एसिटाइल कोलिन का इंक्रीमेंट करा रहे, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करा रहे। तो देर आर दो टाइप के ड्रग, या तो हम सीधा बाहर से एसिटाइल कोलिन दे दें और एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करा दें, और दूसरा क्या तरीका है, इनडायरेक्ट जो भी चीज़ एसिटाइल कोलिन को तोड़ रही है, दैट इज़ द एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस, उन्हें इनिबिट कर देते हैं। तो जो प्रेजेंट है, ऑलरेडी एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है, वो डिग्रेड नहीं होंगे एंड इट विल कॉज मोर एक्टिविटी जो विच मोर देन इट वॉज सपोज टू बी। तो ये चीज़ होते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स के बारे में, और इनडायरेक्ट के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। तो डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स क्या है? डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स सिंपली मीन कि दीज आर स्टिमुलेटर्स ऑफ एम एंड एन रिसेप्टर्स, मतलब मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो इसके दो टाइप के कनेक्शन है, एक कोलिनेस्टर्स और दूसरे हैं एल्कलॉइड्स। अब कोलिनेस्टर्स में हमें क्या देखने मिलता है कि कोलिनेस्टर्स आर ऑल नेचुरल एंड दे आर लिपिड इनसॉल्युबल्स। अब लिपिड इनसॉल्युबल है मतलब सिंपल सी बात है, दे कांट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसका कोई सीएनएस इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी सेंट्रल इफेक्ट ये नहीं देगा। तो इसमें कौन कौन से टाइप के ड्रग्स हैं? तो इसमें ड्रग्स कौन कौन से प्रेजेंट है? अब इसे याद करने का तरीका सिंपल सा है कि याद करते हैं ABCM, ऐसे करके याद कर लिए। ABCM में क्या आएगा? सबसे पहले आता है एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन को अभी तक न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू देख रहे थे, अब हम देखेंगे एसिटाइल कोलिन एज ए ड्रग। तो एसिटाइल कोलिन एज ए ड्रग को अब दिया जाएगा, तो सिंपल सी बात है। अब एसिटाइल कोलिन सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर में दिया नहीं जाएगा, अगर बाहर से दिया जा रहा है तो सबसे पहले वो ब्लड स्ट्रीम में ही पहुंचेगा। तो अगर ब्लड स्ट्रीम में वो पहुंच रहा है तो उससे ईजिली डिग्रेड करेगा स्यूडोकोलिनेस्ट्रेस रादर देन एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस। तो स्यूडोकोलिनेस्ट्रेस विल एक्ट अपॉन द ACH। अब इट इज़ हाईली शॉर्ट एक्टिंग, तो इसे ओरल और इंट्रावीनस के थ्रू देते नहीं हैं। इट इज़ मोस्टली गिवन एज इंट्राओक्यूलर आई ड्रॉप्स फॉर ट्रांजिएंट मियोसिस। अब मियोसिस करा रहे हैं मतलब सिंपल क्या कि हमारे स्फिंक्टर पिपिलाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा टू चेक इट्स एक्टिविटी, कि उसका एक्शन सही से हो रहा है कि नहीं। ग्लाउकोमा के टाइम इट्स यूज्ड। तो ये होता है। और क्या देख रहे हैं? बी से हमें कौन सी ड्रग याद करना है? इट इज़ बेथैनिकॉल। अब एंड सी से क्या याद करना है? कार्बाकॉल। बेथैनिकॉल एंड कार्बाकॉल आर लॉन्गर एक्टिंग एजेंट्स, एंड इनका जो भी टाइप का डिग्रेडेशन है वो एसिटाइल कोलिनेस्टर और स्यूडोकोलिनेस्टर्स, ये दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। तो इनका डिग्रेडेशन ना एसिटाइल कोलिनेस्टर्स करा सकता है ना स्यूडोकोलिनेस्टर्स करा सकता है। अब लास्ट देखते हैं एम से मिथाकोलिन इज रेजिस्टेंट टू स्यूडोकोलिनेस्टर्स बट इट इज़ ओनली डिग्रेडेड बाय एसिटाइल कोलिनेस्टरेजेस। तो ये उनके थ्रू काम आता है। अब देखते हैं कि बेथैनिकॉल और कार्बाकॉल और मेथैनिकॉल का मिथाकोलिन का क्या रोल्स हैं। अब इसको याद करने के लिए क्या है कि डायरेक्ट कोलिनेस्टरेजेस कहाँ यूज़ होंगे, तो जितने भी कॉल वाले वर्ड्स हैं वो सबको कोलिनेस्टर्स में डाल देना है। तो ये हो गए सारे। तो इसको याद करने का तरीका। अब देखते हैं बेथैनिकॉल का क्या यूज़ होता है। बेथैनिकॉल हाईली स्टिमुलेट्स M1 एंड M3 रिसेप्टर्स एंड इट लीस्ट स्टिमुलेट्स M2 रिसेप्टर्स, और कोई भी टाइप का निकोटिनिक रिसेप्टर्स इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय बेथैनिकॉल कोई भी टाइप के इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। अब आते हैं कार्बाकॉल पे। कार्बाकॉल हाईली स्टिमुलेट्स M1 एंड M3, और M2 को भी करता है बट लेसर देन M1 एंड M3, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, तो इसको यूज़ करता है। अब मिथाकोलिन एक डिफरेंस आ जाता है, मिथाकोलिन हाईली स्टिमुलेट्स M2 रादर देन M1 एंड M3। अब M2 इसमें ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है एंड इट मॉडरेटली स्टिमुलेट N1 एंड रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर को मॉडरेटली स्टिमुलेट कर देता है। तो दिस इज़ अबाउट द ये कि किन को स्टिमुलेट करता है। अब यूजेस देखते हैं। बेथैनिकॉल का यूज़ क्या आता है? बेथैनिकॉल का यूज़ हम देखते हैं सबसे पहले ब्लैडर एटोनी के दौरान। ब्लैडर एटोनी का मीनिंग क्या हुआ? ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसमें एक मसल होती है जिसे हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल। अब ये जो डेट्रूसर मसल है, कौन सी मसल? डेट्रूसर मसल। अब डेट्रूसर मसल का किसी भी तरीके से एटोनी होना, उसकी टोनिसिटी हट जाना, उसके दौरान क्या होगा कि हमारा जो यूरिन एक्सपल्शन करना चाह रहे हैं हम, यूरिन निकालना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है।
तो किस टाइम पे काम आएगा? सिंपल सी बात है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन के दौरान हमें देखने मिलेगा। यूरिनरी रिटेंशन मतलब किसी भी तरीके से हमारा यूरिन निकल नहीं रहा है या फिर रीगर्जिटेट हो जा रहा है, वापस चले जा रहा है ब्लैडर के अंदर। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमने यहाँ पे किसी भी तरीके का ब्लॉक ला दिया तो चाहे आप डेट्रूसर मसल को कितना भी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करा दो, यूरिन वोंट कम आउट। तो इसीलिए स्पेसिफिकली बोला गया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन के दौरान इट इज़ यूज्ड। और ये मेनली कहाँ देखा जाता है? इट इज़ मोस्टली सीन इन पोस्टपार्टम एंड पोस्ट ऑपरेटिव सिचुएशंस में। पोस्टपार्टम के दौरान क्या होगा कि डिलीवरी के बाद क्या होता है, देयर इज़ हाई चांसेस कि डेट्रूसर मसल की नर्व सप्लाई इज़ डैमेज्ड। तो उसके टाइम पे हम ये देते हैं जब तक कि वो खुद को रिपेयर ना कर ले, तो पोस्टपार्टम देते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है कि जब ड्यूरिंग ऑपरेशंस हम पूरी बॉडी के मसल्स को एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थेटिक कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद फॉर यूरिनेशन हम इसको देते हैं, ताकि जो एक नमनेस अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है डेट्रूसर मसल्स में, वो जब तक ठीक नहीं होती तब तक ये देते हैं। और कहाँ देते हैं हम इसे? गैस्ट्रोपरेसिस के टाइम देते हैं। गैस्ट्रोपरेसिस बेसिकली मीन्स जो मस्कुलर लेयर है हमारी जीआईटी की जो मस्कुलर लेयर है उसका पैरालिसिस अगर हो जाता है किसी भी तरीके से, इसका अगर पैरालिसिस हो गया तो उसके लिए हम इसे देते हैं। ये इलियस में अगर दिखता है तो इट इज़ कॉल्ड पैरालिटिक इलियस, और अगर ये कोलोन में दिखा जाता है तो इट इज़ कॉल्ड मेगाकोलोन। मेगाकोलोन क्यों? क्योंकि जो उसमें पैरालिसिस होगा नहीं तो उसके अंदर जो भी फीकल मैटर या बोलस प्रेजेंट है वो वहीं प्रेजेंट रहेगा और अक्यूमुलेट होता जाएगा, तो इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द कोलोन, इसलिए इसे कहते हैं मेगाकोलोन। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कार्बाकॉल। कार्बाकॉल कहाँ काम आएगा? इट इज़ यूज एज मियोटिक एजेंट इन ऑक्यूलर सर्जरीज। ऑक्यूलर सर्जरीज के दौरान ये मियोटिक एजेंट की तरह काम आता है, बेसिकली सीन इन ग्लॉकोमा, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। अब कहाँ देखते हैं? मिथाकोलिन। मिथाकोलिन का यूजेस कहाँ आता है? मिथाकोलिन इज़ बेसिकली यूज एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट। डायग्नोसिस किसका? डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा। इस टेस्ट का नाम देते हैं अपन मिथाकोलिन ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट। अब मिथाकोलिन ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट क्या है कि हम मिथाकोलिन को इनहेलेशनली हम इसे इंड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, और ड्यूरिंग एस्थमा क्या होता है, हमारा ब्रोंकस इज हाइपर सेंसिटिव। अब ये हाइपर सेंसिटिव ब्रोंकस क्या करेगा? इट विल, अगर हमने मिथाकोलिन दिया तो इट विल क्विकली प्रोड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म। अगर ब्रोंकोस्पाज्म दिख रहा है मतलब इट इज़ पॉजिटिव टेस्ट फॉर एस्थमा। एस्थमा का डायग्नोसिस के लिए हम मिथाकोलिन देते हैं। और कौन कौन से रिएजेंट्स देते हैं? हम हिस्टामिन और मैनिटॉल देते हैं अलॉन्ग विथ मिथाकोलिन। तो ये तीन में से अगर कोई देते हैं और अगर हाइपर सेंसिटिविटी हमारा ब्रोंकस शो करता है, दैट मीन्स वी आर सॉर्ट ऑफ एस्थमेटिक। तो ये शो करता है। ये तो हो गए कोलिन एस्टर्स, द नेचुरल स्टफ। अब आते हैं सिंथेटिक स्टफ में, जिसे कहते हैं एल्कलॉइड्स। अब एल्कलॉइड्स में हमें क्या देखने मिलता है? एल्कलॉइड्स है लिपिड सॉल्युबल एक्सेप्ट मस्कैरिन। अब लिपिड सॉल्युबल है मतलब क्या? इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और वो CNS इफेक्ट्स दे सकता है और साइड इफेक्ट्स भी दे सकता है। तो ये हो गया। अब इसके ड्रग्स याद करने के लिए क्या तरीका है? इसके ड्रग्स याद करने के लिए एक सिंपल न्यूमोनिक है, पान मलो से याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? P से पाइलोकार्पिन, A से एरिकोलिन। अब मैंने बोला था ना कॉल वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे नेचुरल है, तो ये भी नेचुरल है, बट ये नेचुरल एल्कलॉइड है, ओनली नेचुरल एल्कलॉइड है ये, और इट इज़ फाउंड इन द बीटल नट में ये पाया जाता है। और क्या क्या है? निकोटीन है, मस्कैरिन है एंड लोबेलिन। लोबेलिन इज़ यूज्ड फॉर स्मोकिंग सीजेशन ड्रग, इट इज़ अ स्मोकिंग सीजेशन ड्रग। अब देखते हैं पाइलोकार्पिन का यूज़ क्या आता है। पाइलोकार्पिन इज़ यूज्ड एज टॉपिकल आई ड्रॉप की तरह यूज़ होता है। इट इज़ अ काउंटर फॉर मिड्रियाटिक्स। मिड्रियाटिक्स का क्या मतलब होता है? वो हमारे प्यूपिल को डायलेट करके रखते हैं। एंड मियोटिक एजेंट्स का क्या काम है? हमारे प्यूपिल्स को छोटा रखना। अब मिड्रियाटिक्स, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फंडोस्कोपी हम मिड्रियाटिक्स देते हैं ताकि हम पीछे रेटिना को देख सकें कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी अगर प्रेजेंट है तो उसके काउंटर के लिए हम देते हैं, उसके काउंटर के लिए हम पाइलोकार्पिन या मियोटिक एजेंट्स देते हैं। अब ये ऑल्टरनेटिंगली देते हैं कि मिड्रियाटिक्स दिए, फिर उसके बाद पाइलोकार्पिन या फिर मियोटिक एजेंट्स दिए। ये ऐसा क्यों देते हैं? ताकि आइरिस एडहीशन या सिनेकिए प्रिवेंट हो। तो क्या होता है? सिनेकिए इसके जैसे दिखता है, यूँ दिखता है सिनेकिए में क्या हो रहा है कि हमारा जो प्यूपिल है वो एबनॉर्मली एक दूसरे से चिपकने लगेगा, एडहीस करने लगेगा आइरिस हमारा। तो उसके कारण
आइरिस या प्यूपिल में ऐसा डिफॉर्मिटी आती है, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम पाइलोकार्पिन देते हैं। अब लो डोजेज में पाइलोकार्पिन सिर्फ और सिर्फ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया क्या मतलब होता है, M2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ है तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, एंड M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो ये वहाँ पर हाई डोजेज में क्या होगा, ये मस्कैरिनिक के साथ साथ निकोटिनिक रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करेंगे। अब निकोटिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो क्या होगा, टैकाइकार्डिया। टैकीकार्डिया क्यों हुआ, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन NM रिसेप्टर्स। सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ NM रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो हमारे क्या नाम से कैटेकोलामिन ज़्यादा निकलेंगे एंड इट विल लीड टू टैकाइकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। दोनों काम हमारे कैटेकोलामिन्स कराते हैं। एंड आगे क्या दिखेगा, अगर पाइलोकार्पिन का इफेक्ट ज़्यादा होता है तो पाइलोकार्पिन का इफेक्ट क्या मिलेगा, हाईली लैक्रामेशन, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, इंक्रीज सैलाइवेशन, और ऑक्यूलर साइड इफेक्ट क्या होंगे, सीलियरी स्पाज्म। अब पाइलोकार्पिन हमारा सीलियरी मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है। अब सीलियरी मसल्स स्टिमुलेट हुए तो सीलियरी, अब जैसे ये लेंस है और ये हमारे सीलियरी मसल्स, ये हो गए हमारे सीलियरी मसल्स। अब इसका स्टिमुलेशन अगर होता है तो क्या होगा, सीलियरी मसल्स का स्पैज्म होगा। अब सीलियरी मसल्स का स्पैज्म होगा तो एक हाई पेन स्टिंगिंग सेंसेशन हमें मिलेगा, एकदम नाक की आँख दुखने लगेगी। और क्या रहेगा, क्राइंग होगा। अब ज़्यादा लेक्राइमेशन होगा एंड पंक्टल स्टेनोसिस ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट होगा, उसके कारण क्राइंग ज़्यादा होगी, इसे हम एपिफोरा भी बोलते हैं। ये हो गया। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस विजुअल एक्विटी। अब सादी सी बात है, मियोटिक एजेंट है, प्यूपिल एकदम कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा तो क्या होगा, प्यूपिलर कॉन्स्ट्रिक्शन के दौरान लाइट कम आएगी तो सामने वाली चीज़ का परसेप्शन, उसकी डेप्थ, उसका शार्पनेस वो हमें कम दिखेगा, तो विजुअल एक्विटी गिर जाएगी। एंड ऑल्सो गिवन ड्यूरिंग जेरोस्टोमिया अलॉन्ग विथ सेविमेलिन और पाइलोकार्पिन दिया जाता है जेरोस्टोमिया के दौरान। व्हाट इज जेरोस्टोमिया, जेरोस्टोमिया इज बेसिकली ड्राई माउथ, जो हमें कहाँ देखने मिलता है, सिस्टिक फिब्रोसिस में देखने मिलता है और जॉर्गन सिंड्रोम में देखने मिलता है। तो एंड सेविमेलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जेरोस्टोमिया। तो मेनली जेरोस्टोमिया के पहले सेविमेलिन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एंड अगर वो नहीं तो फिर पाइलोकार्पिन दिया जाता है। अब देखते हैं निकोटिनिक के फंक्शंस क्या हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम निकोटियाना टोबैकम, इट इज़ यूज फॉर स्मोकिंग सीजेशन, स्मोकिंग रुकवाने के लिए इसका यूज़ होता है। और कौन कौन से ड्रग यूज़ हो सकते हैं, 3 टाइप के ड्रग्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। एक है फर्स्ट लाइन ड्रग विच इज़ निकोटीन, वायरनिक्लाइन एंड बुप्रोपियोन, ये 3 ड्रग्स यूज़ होते हैं। अब निकोटीन को देते कैसे, निकोटीन कैन बी गिवन एज लोजेंजीज, नेजल स्प्रे, डर्मल पैच एंड च्यूइंग गम्स, इन सब के फॉर्म में दिया जा सकता है। लोजेंजीज इज़ बेसिकली द सकलिंग कैंडीज़, जैसे विक्स हो गया या स्ट्रेप्सिल्स हो गया, उसे लोजेंजीज कहते हैं। और क्या क्या हो गया, नेज़ल स्प्रे, डर्मल पैच अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा होगा तो चैंडलर यूज़ करता है किसी एक एपिसोड में एज अ ट्रांसडर्मल पैच, वो सब इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा, इट इज़ हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग हार्ट डिजीज़ कौन है, जैसे एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन सब के टाइम पे इसे कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, इट इज़ अ स्टिमुलेटर ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ NM रिसेप्टर्स। अब हम इस टाइम पे अगर निकोटीन देते हैं तो इट मे वर्सन द एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सिचुएशन। तो अब हम देखते हैं वायरनिक्लाइन का क्या यूज़ होता है। वायरनिक्लाइन इज़ अ पार्शियल स्टिमुलेटर ऑफ निकोटीन रिसेप्टर्स। अब पार्शियल स्टिमुलेटर मतलब जब भी कोई भी टाइप का स्मोकिंग यूजेज आता है तो 2 टाइप की चीज़ होती है। स्मोकिंग लिया तो प्लेजर हुआ, और अगर स्मोकिंग नहीं ले रहे तो इट विल लीड टू अ लॉन्गिंग, तलब मचेगी फॉर स्मोकिंग। अब निकोटीन देते तो क्या करते हैं, निकोटीन को हम देते हैं विच गिव्स द प्लेजर, और निकोटीन जब नहीं मिलता रहता तो इट विल लीड टू लॉन्गिंग। तो धीरे धीरे क्या होता है, फॉर निकोटीन हम ऐसे टेपर करते जाते हैं धीरे धीरे डोज को, विच में फाइनली लीड टू उसकी, जो हम धीरे धीरे प्लेजर भी देते हैं और लॉन्गिंग भी देते हैं, दोनों कम करते जाते हैं। जब फाइनली कम होगा तो लॉन्गिंग मर जाएगी एंड इट वोंट लीड टू एनी स्मोकिंग। ये है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ निकोटीन। अब वार्निक्लाइन में क्या हो रहा है कि हम पार्शियल स्टिमुलेटर ऑफ निकोटीन रिसेप्टर दे रहे हैं। पार्शियल स्टिमुलेटर मतलब जितनी प्लेजर उसे नॉर्मली स्मोकिंग में मिलेगी उतनी नहीं मिलेगी, कम ही मिलेगी। तो ऐसा क्या होगा, धीरे धीरे बेसिकली मन मार रहे हैं हम उसका, और ऐसे कम देते हैं जब मज़ा भी नहीं आ रहा, मन मारते गए एंड इट विल फाइनली लीड टू द लॉस ऑफ द हैबिट। बुप्रोपियोन क्या कर रहा है, इट इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट एंड इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि द नॉरएपिनेफ्रिन डोपामिन रीअपटेक इनहिबिशन। अब क्या होगा, ये डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का
नॉर रिलीज होता है तो एक प्लेजरेबल फीलिंग आता है, तो उसका रीअपटेक करना उसे इनहिबिट करता है। इसके साइड इफेक्ट्स है सीजर्स, और वार्निकलाइन के साइड इफेक्ट्स भी है सीजर्स एंड डिप्रेशन विच में लीड टू सुसाइड्स। अब ये तो हो गया ये तो हो गया निकोटीन। अब देखते हैं मस्कैरिन क्या करता है। मस्कैरिन बेसिकली हमें कहाँ मिलता है, इट इज सीन इन पॉइजनस मशरूम्स। पॉइजनस मशरूम में क्या देखने, पॉइजनस मशरूम, अब पॉइजनस मशरूम में हमें ये टॉक्सिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलता है रैदर देन एनी थेराप्यूटिक। कोई भी थेराप्यूटिक यूजेज इसके कम है, टॉक्सिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। डिपेंडिंग ऑन टॉक्सिक प्रिंसिपल्स ये 3 टाइप के में डिवाइडेड है, मस्कैरिन टाइप, फेलॉइडिन टाइप एंड हेलुसिनोजेनिक टाइप। 3 टाइप के हमें देखते हैं मिलते हैं। अब तीनों को समझने के लिए एक सिंपल एक टेबल के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर दिए कि व्हाट आर द स्पीशीज़, व्हाट आर द केमिकल एंड व्हाट आर द सिम्टम्स विच इज़ शोन, और उनके ट्रीटमेंट्स। तो स्पीशीज़ सबसे पहले मस्कैरिन टाइप में क्या मिलेगी, इनोसाइब लाइक स्पीशीज़ मिलेगी। उसमें केमिकल क्या प्रेजेंट होगा, अगर मस्कैरिन टाइप है मीन्स उसमें सिंपली मस्कैरिन प्रेजेंट रहेगा। एंड सिम्टम्स क्या देखने मिलेंगे, मस्कैरिनिक सिम्टम्स देखने मिलेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में एज डम्बल्स याद करवाया था, वो हमें विद इन 1 आवर ऑफ इंजेक्शन देखने मिल जाता है। अब सिंपल सी बात है, मस्कैरिनिक अगर इफेक्ट्स दिख रहे हैं तो उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करेंगे, एंटी मस्कैरिनिक से, विच इज़ एट्रोपिन। सिंपली एट्रोपिन दिए, मस्कैरिनिक टाइप के सारे सिम्टम्स आर रिवर्स बैक। अब दूसरा क्या आता है, फेलॉइडिन टाइप। फेलॉइडिन टाइप में स्पीशीज़ क्या मिलती है हमें, एमिनेटा फेलॉइड्स एंड एमिनेटा गैलेरिना। ये 2 टाइप की स्पीशीज़ हमें देखने मिलती है। अब इसके अंदर केमिकल कौन से, इसके अंदर केमिकल्स आर पेप्टाइड टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स हमें वहाँ दिखते हैं। ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कराते हैं। अब हमने इसमें ऑलरेडी देख लिया है पैथोलॉजी में कि आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस अगर कम होता है तो उसके कारण देयर इज लीजन ऑफ डिजीजेस या लीजन ऑफ प्रॉब्लम्स विच इन अकर इन द बॉडी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट कोई ऐसे हाईली स्पेसिफिक नहीं है। हिपैटोप्रोटेक्टिव्स हम इस टाइम पे देते हैं। हिपैटोप्रोटेक्टिव्स कौन कौन से हैं, थायोक्टिक एसिड एंड सिलिबिनिन, ये हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और क्या देखने मिलता है हमें, हेलुसिनोजेनिक टाइप। अब हेलुसिनोजेनिक टाइप के दौरान हमें कौन कौन सी स्पीशीज़ देखने मिलती है, एमिनेटा मस्कैरिया, ये हमें देखने मिलता है। अब इसके अंदर कौन कौन से हमें केमिकल्स देखने मिलेंगे, यहाँ मस्कैरिन से ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे साइलोसाइसिन, मस्कीमोल एंड आइसोएक्साजोल। ये टाइप के केमिकल्स यहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द अमीनो एसिड रिसेप्टर्स, और ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स ऑफ ब्रेन को इनहिबिट करते हैं। अब ये इनहिबिशन के कारण क्या होगा, इट विल लीड टू साइकोसिस। साइकोसिस में क्या हो रहा है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ देखने मिल रही है एंड सीजर्स देखने मिलेंगे। अब इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है, और एट्रोपिन तो हाईली इस टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। क्यों, इट विल ऑल्सो लीड टू मोर साइकोसिस। अब सिंपल सी बात है कि हमने मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दिया, ये ऑलरेडी इनहिबिट कर रहे हैं इसे। अब हमने ऑलरेडी इनहिबिट कर दिया, ऊपर से हम और एट्रोपिन दे रहे हैं जो और इनहिबिट करेंगे मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को, तो इट विल लीड टू मोर साइकोसिस। तो इस टाइम पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। और हमें क्या देखने मिलता है, एक और टाइप का स्पीशीज़ है विच इज़ कॉल्ड साइलोसाइब मैक्सिकाना। इसके अंदर से मिलता है हमें साइलोसाइबिन। साइलोसाइबिन इज़ बेसिकली ट्रिप्टामिनिक कंपाउंड या सेरोटोनिनर्जिक कंपाउंड, ये हमें देखने मिलता है। अब लास्ट क्या देखने मिलेगा, एरिकोलिन। एरिकोलिन इज़ फाउंड इन बेटल नट। अब ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स बोथ मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब इसका इफेक्ट पहले सीएनएस में हमने इस सीएनएस में यूज़ करके देखा, इट इज ट्राइड इन डिमेंशिया, कॉग्निटिव एनहांसर की तरह यूज़ करने की कोशिश किया, बट इसका कोई खास इफेक्ट आया नहीं, एंड सो दैट इज़ वाई इसका कोई थेराप्यूटिक यूज़ नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स एंड इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक्स के बारे में हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच ट्राइबल्स, एंड इफ फॉर एनी प्रॉब्लम्स और एनी issues or queries, please mention in the comment section. Thank you very much.